नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टारगेट परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है शुरू किए, कल से टेस्ट सीरीज करना है एसएससी जेईई के लिए, 1 महीने के लिए शुरू करना है टेक्निकल का। आप लोग इसको पढ़ते रहिए और उम्मीद है कि काफी अच्छा नंबर पाएंगे 100 नंबर में आप टेक्निकल में, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम आपको हर क्वेश्चन के बाद मौका देंगे, आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और सभी लोग दीजिए, ठीक है। और इसको शेयर कर दीजिए सेशन को, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट सेटलमेंट कंटिन्यूइंग टू अकर एट एन अप्रिशिएबल रेट आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ बिल्डिंग फाउंडेड अबव थिक क्ले स्ट्रेटा। मतलब किसी भी क्ले स्ट्रेटा के ऊपर अगर बिल्डिंग बनाई गई है, ठीक है, तो जो सेटलमेंट होता है उसके बारे में कुछ जो है स्टेटमेंट दिए हैं, तो इनमें से बताना है कौन सा ट्रू है, ठीक है। पहला लिखा है लो परमेबिलिटी ऑफ क्ले एंड कंसिक्वेंट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एस्केप ऑफ पोर वाटर, ठीक है। जब क्ले की बात होगी तो परमेबिलिटी लो होती है, ठीक है, तो ज्यादा समय लगेगा आपको पोर वाटर को निकलने में, ठीक है। तो पहला सही है। दूसरा है प्लास्टिक एक्शन इन एब्जॉर्ब वाटर नियर ग्रेन टू ग्रेन कटिंग। देखिए प्लास्टिक की बात कर दिया तो आपका मतलब जो है क्ले है, इसका मतलब प्लास्टिक क्ले ही होता है। आपका सैंड होगा या सिल्ट होगा तो उसमें प्लास्टिसिटी नहीं पाई जाती है, इसलिए दूसरा भी सही है। पूरा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तीसरा लिखा है इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल एट एनी पॉइंट इज डिक्रीज्ड बाय एन अमाउंट इक्वल टू सीपेज फोर्स ऑफ द डाउनवर्ड फ्लो, ठीक है, ये गलत है। इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो पहला और दूसरा सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द टाइप ऑफ सीमेंट व्हिच कंटेन्स एडमिक्सचर व्हिच इज डिक्रीज बेटिंग एबिलिटी ऑफ सीमेंट ग्रेन्स, ठीक है। ऐसा एडमिक्सचर जिसमें जो है सीमेंट में मिलाया जाए तो वो है जो बेटिंग एबिलिटी होती है जो सीमेंट के, उसको क्या कर दिया जाए, वो डिक्रीज हो जाए। तो कौन सा? हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो आपकी होती है वो इसी प्रकार की होती है कि जो है उसमें जो बेटिंग प्रॉपर्टी होती है आपकी वो डिक्रीज हो जाती है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? हाइड्रोफोबिक सीमेंट, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज कहाँ करते हैं? जो कोई भी पेवमेंट वगैरह हो सीमेंट कंक्रीट का, तो उसके रिपेयरिंग वर्क के लिए करते हैं, ठीक है। क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज पानी वगैरह अंडर वाटर स्ट्रक्चर के लिए आप कर सकते हैं, या फिर ऐसे जगह पर कर सकते हैं जहां पे ज्यादा जल्दी आपको सेटिंग की आवश्यकता हो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है where rosin is used as a resin in varnish the suitable solvent will be, ठीक है। अब बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? वार्निश के लिए कौन सा जो है सुटेबल सॉल्वेंट होता है? कौन सा होता है? टर्पेंटाइन, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्रू बेयरिंग ऑफ स्टेशन ए when observed from station M was 210 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए कोई स्टेशन ए था और यहां से किसी M स्टेशन का, ठीक है, M मान लीजिए स्टेशन ए ये है, ठीक है। यहां से हमने M स्टेशन, मान लीजिए M स्टेशन यहां पर है, ठीक है। तो A से हमने M की जो क्या देखी, ट्रू बेयरिंग देखी, क्या द बियरिंग आप हमने बेयरिंग देखी, कितना आया? 210 डिग्री, ठीक है। तो हमने यहां से नापा, इतना आया 210 डिग्री, ठीक, 210 डिग्री आया। अब लिखा है एंड मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए वाज फाउंडेड टू बी 238 डिग्री। और ए का जो है लिखा है द एंड द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए वाज फाउंड टू बी 238 डिग्री। द ट्रू बेयरिंग ऑफ स्टेशन ए व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम स्टेशन एम, एम से ए को देखा जाता है, ठीक है। एम से हमने थोड़ा उल्टा बना दिया, ठीक है। तो मान लीजिए ये एम है और ये ए है, ठीक है। M से A को देखा जाता है तो क्या होता है? ट्रू बेयरिंग। ट्रू बेयरिंग है ये 210 डिग्री, ठीक है। और मैग्नेटिक बेयरिंग बता रहा है आपका A का 238 डिग्री, ठीक है। A का मैग्नेटिक बेयरिंग बता रहा है 238 डिग्री। द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अनदर लाइन MN वाज 126 डिग्री। व्हाट विल बी द ट्रू बेयरिंग ऑफ MN, ठीक है। मतलब अगर बात किया जाए ये मैग्नेटिक बेयरिंग 210 डिग्री है और सॉरी ट्रू बेयरिंग 210 डिग्री है और मैग्नेटिक बेयरिंग कितना बता रहा है? 238 डिग्री, ठीक है, 238 डिग्री। अब आप क्या करिए, अब आप बनाइए, यहाँ पे देखिए हमने इसको ट्रू मेरिडियन के हिसाब से बनाया, ट्रू मेरिडियन के हिसाब से बनाया तो 210 डिग्री हमने दिखा दिया। अब मैग्नेटिक मेरिडियन अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक बेयरिंग इसकी जो है 238 डिग्री है, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन आपका इधर कहीं होगा, तभी तो ये लाइन तो एक ही जगह पर रहेगी ना, लाइन तो अपनी हटेगी नहीं, और ट्रू मेरिडियन भी उसी जगह पर होता है। तो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन इधर उधर होता है क्योंकि लोकल अट्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए, अगर हम इसको मैग्नेटिक मेरिडियन मान ले और इसको ट्रू मेरिडियन मान ले, तो यहां से इस रेखा की जो है बता रहा है 238 डिग्री, ठीक है, 238 डिग्री। तो डिक्लिनेशन कितना हुआ आप देख रहे हैं,
ये जो ट्रू मेरिडियन है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ट्रू मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन कितना डिग्री इधर है 210 माइनस 238 कर देंगे, सॉरी 238 माइनस 210 कर देंगे, आप कितना हो जाएगा 28 डिग्री किस तरफ, वेस्ट की तरफ है। मतलब 28 डिग्री आपका वेस्ट की तरफ क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो आपको पूछ रहा है एमएन का जो मैग्नेटिक बेरिंग है वो 126 डिग्री है मैग्नेटिक बेरिंग। अब देखिए आपको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पता चल गया ना, 28 डिग्री वेस्ट है, ठीक। अब देखिए एक लाइन एमएन है, ठीक है, कोई भी लाइन एमएन है, उसका जो है ये है आपका मान लीजिए मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, यहां से उस लाइन एमएन की मैग्नेटिक बेरिंग 126 डिग्री है, ठीक है, ये एम है, ये एन है और ये डिग्री 126 डिग्री है। अब आपको पता है ट्रू मेरिडियन जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन से, मतलब जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसका डिक्लिनेशन कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 28 डिग्री वेस्ट। तो आपको पता है माइनस कर देते हैं, तो 126 माइनस 28 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 126 माइनस 28 करेंगे तो कितना आएगा 98 डिग्री आ जाएगा आपका, ठीक, देख लीजिए, ठीक है, 98 डिग्री आपका आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किया हमने, सबसे पहले जो पहली लाइन दी हुई थी उससे हमने क्या किया, डिक्लिनेशन ज्ञात कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया, जो है अगली लाइन का बियरिंग निकाल दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, A strip footing rests on the surface of a dry cohesionless soil if the water table rises temporarily to the surface due to flooding। मतलब आपका फुटिंग बना हुआ है, ठीक है, फुटिंग है आपकी, ये फुटिंग है आपकी, है ना, तो यहां पर क्या कह रहा है, इसके फुटिंग के सरफेस तक वाटर टेबल आपका आ गया, ठीक है, किसके कारण, फ्लड के कारण। देन व्हाट परसेंटेज रिडक्शन फैक्टर टू बी अप्लाइड बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर अकॉर्डिंग टू टर्जागी इक्वेशन। मैंने कल इस चीज को बताया था कि कितना परसेंट डिक्रीज हो जाता है जब जो है फाउंडेशन के बेस पर आ जाता है क्या, वाटर टेबल। अब बताइए इसका आंसर दीजिए, तो कितना डिक्रीज हो जाता है 50%, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली अ फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करने के लिए इनमें से कौन सा फील्ड टेस्ट है, ठीक है। तो देखिए पहला है ट्राइएक्सियल टेस्ट। ट्राइएक्सियल टेस्ट आप कहां पे करते हैं, लैब में करते हैं। अनकंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट लैब में करते हैं। डायरेक्ट शियर टेस्ट लैब में करते हैं। तो फील्ड टेस्ट कौन सा है, पेनिट्रेशन टेस्ट का कौन सा हो जाएगा, फील्ड टेस्ट। तो कौन सा फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप लोग भी आंसर दिया करिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस फॉर पेंट। पेंट के लिए बेस कौन सा है इसमें से, बताइए जल्दी बताइए। ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक, ऑक्साइड ऑफ आयरन क्या है, बेस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग टिपिकल ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर सॉइल, कर्व बी इंडिकेट्स। देखिए बी कर्व जो आपका दिया है, आपको शायद क्लियर ना दिखे तो मैं बता देता हूं, बी कर्व आपका कुछ इस तरह से दिया है, ठीक है। तो आप बताएंगे ये कौन सा जो है मतलब किस प्रकार की सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए। देखिए अगर लाइन आपकी वर्टिकल जाने लगे तो इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल बता रहा है, मतलब यूनिफॉर्म कण ज्यादा उपस्थित हैं। लेकिन अगर आपका जो है लाइन हॉरिजॉन्टल जाए, इसका मतलब गैप ग्रेडेड सॉइल है, उसमें किसी न किसी कण का पर्टिकुलर साइज के कण अनुपस्थित हैं। तो अगर बी आप देखें तो वर्टिकल थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्मली सॉइल, ठीक है, यूनिफॉर्म सॉइल। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस ऑफ पेंट, ठीक है, ये तो हम अभी बताएं, ठीक, दोबारा आ गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन प्लेन टेबल सर्वे स्केल सिलेक्टेड इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। प्लेन टेबल सर्वे आप कर रहे हैं, प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हैं और स्केल आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आपकी स्केल दी हुई है, ठीक है। और इफ द एरिया प्लॉटेड ऑन द सीट इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कहां पे है, ये एरिया मतलब ये आपका स्मॉल ए है, सीट पर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना है कि हाउ मच इट इज द एक्चुअल एरिया ऑन फील्ड, ठीक है, कैलकुलेट करके आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूं, ठीक, तो बताता हूं मैं। देखिए ये आपका कहां पे है, जो है ग्राफ पेपर पे है, ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर माना गया है। मतलब जो फील्ड पे 100 सेंटीमीटर था वो ग्राफ पर कितना माना गया है, 1 सेंटीमीटर। तो आप बताइए फील्ड पर अगर 1 सेंटीमीटर अगर जो है मतलब ग्राफ पे अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका, यानी ड्राइंग शीट पर अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो फील्ड पर कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें अगर आप रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 200 इंटू 100 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका वैसे दिख रहा है सही, ठीक।
नहीं 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 नहीं, चेक कर लीजिएगा आप लोग, 2 4 6। हाँ, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक, ये 100 मीटर है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं 100 मीटर है। एक मिनट, थोड़ा सा चेक करिए फिर से। यहाँ पे ए दिया है स्मॉल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब कि जो ग्राफ पेपर आपका जो ड्राइंग शीट है उस पे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है और स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर दिया है। मतलब 100 मीटर एरिया, अगर आप 100 मीटर लेंथ अगर आपकी फील्ड में है तो 1 सेंटीमीटर द्वारा ग्राफ से दिखाया गया है। तो अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 गुणे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। और अब इसमें आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये तो इसका मतलब आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और इसको यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ टैकोमीटर स्टेडिया हेयर आर लोकेटेड ऑन द, स्टेडिया हेयर किस पे लोकेटेड होता है बताइए? अगर आपका टैकोमीटर है तो स्टेडिया हेयर किस पर लोकेट होगा? बिल्कुल सही जवाब, डायाफ्राम पर। किस पर? डायाफ्राम पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी शुड बी मेंटेन एट लीस्ट इन। देखिए आपकी जो सीवर लाइन होती है, सीवर होती है आपकी जो भी, उसमें जब जो है शुरुआती में बनाया जाता है, जब कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट किया जाता है या फिर कोई भी मान लीजिए ड्राई सीजन चल रहा था, उसके बाद जो है अचानक आपका जो है उसमें पानी जाने लगा सीवर लाइन में, तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी कितने समय में मतलब उसमें जो है ऑब्टेन कर ली जानी चाहिए, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो मैक्सिमम आपका होता है 1 डे। ठीक है, मतलब 1 दिन के अंदर अंदर आपका जो है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी आपकी जो है वहां पे मेंटेन हो जानी चाहिए। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा? ए डे, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1 दिन के अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि व्हिच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ बेसिन इन हॉरिजॉन्टल फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है इनकरेक्ट है जो है हॉरिजॉन्टल फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी के लिए। लिखा है इट इज फंक्शन ऑफ सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, सही है, क्योंकि जो सेटलिंग वेलोसिटी आपकी जितनी अधिक होगी उसकी एफिशिएंसी उतना ज्यादा होगा। लिखा है इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेप्थ ऑफ बेसिन। ये भी सही है, डेप्थ से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, डेप्थ से कोई मतलब नहीं होता। इट इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बेसिन रिलेटिव टू द फ्लो। ये भी सही है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। इट इज द फंक्शन ऑफ डिटेंशन पीरियड। देखिए सही तो ये भी लग रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे चारों ऑप्शन में तो यही जो सबसे अलग दिख रहा है, तो आपको इसी को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑटोक्लेव टेस्ट ऑन सीमेंट इज डन टू नो। ऑटोक्लेव टेस्ट क्यों किया जाता है? साउंडनेस ऑफ सीमेंट को ज्ञात करने के लिए, सीमेंट के साउंडनेस को ज्ञात करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, Which of the following is incorrect with reference to unified unconfined compression test on soil? ठीक है, इनमें से कौन सा जो गलत है अनकंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट ऑफ सॉइल, सॉइल के अनकंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट के लिए। ठीक है, तो लिखा है फेल्योर प्लेन इज नॉट प्री डिटरमाइंड। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, फेल्योर प्ले आपका प्री डिटरमाइंड। देखो फ्लोर प्लेन जो होता है वो केवल एक ही टेस्ट में आपका प्री डिटरमाइंड होता है, वो होता है शियर बॉक्स टेस्ट। कौन सा शियर बॉक्स टेस्ट करते हैं? तो यही आपका जो प्लेन होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है। तो पहला तो सही है, क्योंकि इसमें पहले से आपका जो फेल्योर प्लेन होता है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होता। लिखा दिस टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए आप ये बताइए अनकंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट करते किसके लिए हैं? करते हैं आप सैचुरेटेड क्ले के लिए करते हैं ना। ठीक है, तो ये भी आपका जो है दिस टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लिखा इट इज स्पेशल केस ऑफ ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, ये भी तो सही है। लिखा है स्पेशल केस ऑफ ट्राईएक्सियल टेस्ट। ठीक है, ट्राईएक्सियल टेस्ट का स्पेशल केस है ये, तो बिल्कुल सही बात है। और लिखा दिस टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन द रिमोल्डेड कोहेसिव सॉइल, तो यही आपका गलत है, क्योंकि हम कोहेसिव सॉइल के लिए ही तो करते हैं। ठीक है, रिमोल्ड करके जो सैचुरेटेड कंडीशन में लाके फिर करते हैं। ठीक है, तो 49th का ऑप्शन मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिखा है अ सेंट्रीफ्यूगल पंप हैविंग अ व्हील ऑफ पाई इनवर्स मीटर आउटसाइड डायमीटर, मतलब D2 इसका दिया है, जो डायमीटर दिया है सेंट्रीफ्यूगल पंप का बाहरी डायमीटर वो पाई इनवर्स दिया है, मतलब 1/पाई दिया हुआ है। ठीक है, और क्या कहा है कि जो रोटेशन है इसका n आरपीएम जो दिया है वो 1200 आरपीएम दिया है। कितना? 1200 आरपीएम दिया हुआ है। फिर बात किया है द बेन आर रेडियल एट एग्जिस्ट, मतलब BW2 आपका क्या है वहां पे 0 है। ठीक है, एग्जिट एंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड डिलीवरी पाइप में जो आपका वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है,
और क्या क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द हाइट थ्रू व्हिच द पंप लिफ्ट वाटर, नेग्लेक्ट फ्रिक्शन लॉस, सारे फ्रिक्शन लॉस को नेग्लेक्ट करना है, जी को 10 लेना है। इसमें देखिए इसका आंसर थोड़ा सा हमको समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है आप लोगों से आ जाए। देखिए इसमें जो दिया हुआ है इसमें फ्रिक्शन लॉसेस को दिया है। देखिए पहली बात तो पूछा कि पंप जो है किस वाटर के मतलब किस हाइट के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो आपको पता है मैनोमेट्रिक हाइट के अगेंस्ट वर्क करता है, और जो मैनोमेट्रिक हाइट होती है वो सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड प्लस सक्शन पाइप में जो फ्रिक्शन लॉस हो रहा है यानी HFS होता है, प्लस डिलीवरी पाइप में जो आपका फ्रिक्शन लॉस हो रहा है मतलब HFD होता है, प्लस डिलीवरी पाइप के कारण जो वेलोसिटी हेड दिया जाता है, ठीक है, यानी BD²/2G। इतना जो ऐड करते हैं आप तो आपको जो है मैनोमेट्रिक हेड आता है, मतलब इसी हेड के अगेंस्ट आपका पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप कार्य करता है। इसने कहा है कि जो फ्रिक्शन लॉसेस हैं उसको छोड़ दो, तो ये दो टर्म आप छोड़ दीजिए, ये दो टर्म छोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा BD²/2G, ठीक है। ये तीनों टर्म मिलके HM आना चाहिए। अब आप बताइए सक्शन हेड में क्या क्या होगा। सक्शन हेड में पहला जो चीज होगा स्टैटिक हेड होगा, स्टैटिक हेड मान लीजिए ZO मान लीजिए आप इसका, प्लस प्रेशर हेड होगा तो P/ρg मान लीजिए, प्लस सक्शन हेड में जो वेलोसिटी होगी उसके कारण जो वेलोसिटी हेड होगा, ठीक है, तो VS²/2G। इसमें आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, देखिए P/ρg दोनों में सेम होगा तो इसको आप छोड़ देंगे क्योंकि इधर भी आपका वही सेम आएगा, ठीक है। लेकिन जो ZO है इसका कहीं पे जिक्र ही नहीं किया इसमें, ठीक है, क्वेश्चन में। मतलब आप कह सकते हैं ना तो सक्शन हेड की बात की है ना डिलीवरी हेड का, ठीक है। तो इसमें तो आप केवल एक ही चीज निकाल पाएंगे, एक आपका वेलोसिटी के कारण ही सक्शन पाइप में जो है डिलीवरी हेड, और वेलोसिटी के कारण आप जो है डिलीवरी पाइप में ही जो वेलोसिटी हेड निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको डिलीवरी पाइप की वेलोसिटी दी है तो वेलोसिटी हेड इसके कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन सक्शन पाइप के लिए क्या होगा आपका, देखिए सक्शन पाइप के लिए कहीं पे जो है क्या दिया हुआ है, मतलब वेलोसिटी का कोई फार्मूला ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अब देखिए अब U2 आप ज्ञात करिए, ठीक है, U2 आप ज्ञात करिए, U2 आपका क्या हो जाएगा पाई D2n/60 होता है, ठीक है। तो U2 आप ज्ञात करेंगे तो पाई D2n मतलब पाई इंटू D2 आपका 1/पाई है और n आपका 1200 है अपॉन 60, तो U2 आपका आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 20 मीटर। अब आपने पढ़ा है यहां से तो कोई निकलने का जुगाड़ ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। और एक और HM बराबर होता है BW2 U2/G, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे BW2 निकालने का कोई भी नहीं दिया है तरीका, क्योंकि आपको U2 पता है। और अगर आप सेंट्रीफ्यूगल पंप के जो है वेलोसिटी ट्रायंगल को बनाए तो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये आपका B2 होता है, ये आपका BF2 होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये BR2 होता है, ठीक, यहाँ आपका U2 होता है, ठीक है, और BW2 ऊपर होता है। तो आप बताइए यहाँ पे बीटा का एंगल भी नहीं दिया तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, थोड़ा आप लोग करिएगा, अगर आपसे होता है तो बताइएगा, नहीं तो हम भी इसको जो है ट्राई करेंगे। क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया क्योंकि आपको ना बता पाए इससे अच्छा स्किप करना नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई इसको सॉल्व करके बता दे, ठीक है, तो आपका फायदा होगा। क्वेश्चन आपके पास रहेगा तो ठीक है, मुझे मतलब थोड़ा सा इसको समझ में नहीं आया इसलिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन मेन पाइप 10 सेंटीमीटर डायमीटर मस्ट बी। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप होती है उसका जो है स्पेसिफिक वेलोसिटी दी होती है, ठीक है। तो जो 10 सेंटीमीटर के लिए होती है वो 0.9 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। ये आपका जो है चार्ट दिया होता है, ठीक। तो इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर वाला कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है सॉइल फेज डायग्राम फॉर अ सॉइल सैंपल can be called a unit phase diagram if the volume of dash in a soil sample is considered as unity। देखिए जो सॉइल का फेज डायग्राम आपने पढ़ा होगा, 1 फेज डायग्राम, 2 फेज डायग्राम, 3 फेज डायग्राम, लेकिन यूनिटी जो है मतलब कह सकते हैं सॉइल फेज डायग्राम मतलब यूनिटी मतलब यूनिट फेज डायग्राम, ठीक है। यूनिट फेज डायग्राम के लिए कौन सा होता है, देखिए जब आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है VS, इसको अगर 1 मान लिया जाए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को अगर यूनिटी मान लिया जाए, 1 कंसीडर कर लिया जाए, तो उससे जो आपका फेज डायग्राम प्राप्त होता है उसे हम कैसा कहते हैं, यूनिट फेज डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सीवेज अनुलग्नक नहीं है। मतलब इसमें से आपको बताना है कि जो 4 दिए हुए हैं, 4 कह सकते हैं अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं जो सीवर लाइन को बिछाते समय, इनमें से कौन सा अरेंजमेंट नहीं किया जाता है या सीवेज ट्रीटमेंट में कौन सा अरेंजमेंट नहीं किया जाता है। तो कैच बेसिन बनाया जाता है,
इन्वर्टेड साइफन भी बनाया जाता है, मैन होल भी बनाया जाता है सीवेज के लिए, लेकिन जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है आपका वो वाटर ट्रीटमेंट के लिए, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए होता है, सीवेज के लिए नहीं होता। तो कौन सा सही रहेगा? थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आपको सीधा दिया हुआ है कैविटेशन की परिभाषा, ठीक है। इसमें 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, लेकिन ये कुछ नहीं, कैविटेशन की परिभाषा है। हमने कैविटेशन क्या बताया था? कैविटेशन बताया था कि जो है जो वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण जो क्या होता है कि लो वेलोसिटी मतलब लो प्रेशर जोन जो है क्रिएट हो जाता है। उससे क्या होता है, यहाँ पे बुलबुले बनने लगते हैं और बुलबुले उठ जाते हैं, ठीक है, और उठ के वो हाई प्रेशर जोन की तरफ चले जाते हैं, वहां पे गिरते हैं और पाइप के सतह से टकराते हैं और वहां पे क्या हो जाता है, कैविटी बन जाती है। तो उसी को कैविटेशन कहते हैं, हमने आपको पढ़ाया फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो वही चीज यहाँ दिया है कि इफ द प्रेशर एट एनी पॉइंट लिक्विड अप्रोच द सैचुरेशन वेपर प्रेशर, कहां पे सैचुरेशन वेपर प्रेशर, हाँ सैचुरेशन वेपर प्रेशर के पास पहुंचता है तो क्या हो जाता है, द लिक्विड स्टार्ट वेपोराइज, ठीक है। मतलब सैचुरेशन वेपर प्रेशर का मतलब हुआ कि मतलब वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाए, तो वहां उस प्रेशर पे पहुंचा, ऐसा प्रेशर जिस पे वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाए, तो उसी को सैचुरेशन वेपर प्रेशर, हमने इसको बताया था आपको सैचुरेशन वेपर प्रेशर की भी परिभाषा। तो जो है वेपर जो है क्या होता है, वेपोराइजिंग स्टार्ट हो जाता है, और वेपर बबल्स दैट आर कैरिड इनटू द रीजन ऑफ, देखिए वेपर जो है आपका क्या हो जाता है, जो पहले कहां पे बनता है, लो प्रेशर जोन में, ठीक है। तो कहां पहुंच जाता है, लो प्रेशर जोन, आर कैरिड विद द लिक्विड टू द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। हमने क्या बताया कि वेपर आपका लो प्रेशर जोन में बनता है और फिर लिक्विड के द्वारा हाई प्रेशर जोन तक ले जाया जाता है। तो वही चीज लिखा हुआ है। एंड कोलैप्स, देखिए हमने कहा तुरंत कोलैप्स कर जाता है प्रेशर जोन में, और व्हिच डैमेज द वॉल ऑफ कंडक्ट या पाइप, आपका कंडक्ट या पाइप का जो वॉल का जो होता है उसको डैमेज कर देता है, और इस फेनोमेना को आप क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने हमारी परिभाषा को ध्यान से सुना होगा तो ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। देखने में इतना भारी लग रहा है लेकिन कुछ नहीं, एक डेफिनेशन ही है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है द मेटेलिक टेप ओरिजिनली 20 मीटर इज नाउ फाउंड टू बी 20.2 मीटर लॉन्ग। मतलब आपका एक मेटेलिक टेप है, एक मेटेलिक टेप है और कितना मीटर लंबा है, 20 मीटर लंबा, लेकिन अब देखा जा रहा है तो 20.2 मीटर लंबा है, ठीक है। एक मेटेलिक टेप 20 मीटर लंबा, मान लीजिए डी है, ठीक है, लेकिन डी डैश इसका 20.2 मीटर दिखा रहा है, ठीक। अब बात करता है 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर टू बी मार्क्ड 50 मीटर अपार्ट, ठीक है। ग्राउंड है, यहां से 2 पॉइंट्स लिए गए 50 मीटर दूरी पर, ठीक है, 50 मीटर दूरी पर लिए गए। व्हाट मेजरमेंट मस्ट बी मेड यूजिंग द टेप, ठीक है। मतलब टेप को अगर हम इससे जो है इस टेप से अगर मापते हैं तो क्या आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें एल डैश, एल बराबर एल डैश डी डैश अपॉन डी, आपने यही पढ़ा होगा। एल आपकी ओरिजिनल लेंथ 50 मीटर है, एल डैश आपको ज्ञात करना है, क्योंकि अगर इस 50 मीटर को इस टेप से ज्ञात करेंगे तो गलत ही तो आएगा, और कितना आएगा 20.2/20। अच्छा आप हमको बताइए, इस क्वेश्चन को आप देख के ये चीज समझ सकते हैं कि अगर टेप की लंबाई बढ़ी हुई है तो इस 50 मीटर को ये कम ही नापेगा, 50 मीटर को कम ही नापेगा, मतलब इसकी लंबाई 50 मीटर से कम ही आनी चाहिए। कितना आनी चाहिए, इसमें 2 वैल्यू दी है 50 से कम, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एल डैश आप लोग कैलकुलेट करके बताइएगा कितना आ रहा है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ड्राई सॉइल सैंपल हैज वाइड रेशियो 0.4। एक ऐसा ड्राई सॉइल सैंपल लिया गया है जिसका वाइड रेशियो, इसका आंसर जो है गलत दिया था जो है आयोग ने। तो अब बात करते हैं सॉइल सैंपल, इसका जो है वाइड रेशियो 0.4 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि विदाउट एनी चेंज इन वाइड रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, जो अभी था वही फाइनल में भी है, ठीक है। वाटर इज एडेड टू द सैंपल सो दैट डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 35%। मतलब पहले आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 थी, लेकिन इसमें पानी मिलाया गया और अंत में इसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 35% हो गई, लेकिन वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब जो है आपकी वाइड रेशियो भी चेंज नहीं हुआ। लिखा है कंसीडरिंग द यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 किलो न्यूटन, मतलब गामा डब्ल्यू आपको 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपको लेना है, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ वाटर इंक्रीज इन यूनिट वेट ऑफ सैंपल विल बी, मतलब अगर आप पानी मिला रहे हैं और अगर आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से 35% तक बढ़ जा रही है तो यूनिट वेट, सॉइल के यूनिट वेट में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप बताइए, गामा डी आपने पढ़ा होगा ड्राई डेंसिटी। देखिए जब सॉइल ड्राई था तो उस समय ड्राई डेंसिटी ही आप कैलकुलेट करेंगे ना उसकी, तो ड्राई डेंसिटी होती है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है। और आप समझते हैं जो सैचुरेटेड, मतलब आप कह सकते हैं बल्क ही ज्ञात करेंगे आप, क्योंकि
यहाँ पे 35% सेचुरेट है, 100% सेचुरेट नहीं, तो गामा टी होता है आपका गामा डब्ल्यू जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, अगर हम गामा डब्ल्यू को अंदर से मल्टीप्लाई कर दें तो गामा टी बराबर होगा जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एस ई अपॉन 1 प्लस ई, यही तो होगा। अब हमको आप बताइए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई क्या हो जाएगा, गामा डी। तो गामा टी बराबर हो जाएगा गामा डी प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एस इंटू ई अपॉन 1 प्लस ई, ये हो जाएगा। मतलब आपका कहने का है ये इंक्रीमेंट पूछ रहा है, मतलब पहले गामा डी था, बढ़ के कितना हुआ कि ये गामा टी हो गया, इसका मतलब इतना ही तो बढ़ रहा है भैया। पहले आपका इतना डेंसिटी था, पहले इतना सॉइल का यूनिट वेट था, अब इतना हो गया, तो बढ़ा कितना इसमें, इतना ही बढ़ा, मतलब गामा डब्ल्यू इंटू एस इंटू ई अपॉन 1 प्लस ई ही तो बढ़ा आपका, यही बढ़ा तो ये पहुंच गया ना। अब इसी वैल्यू को आप निकाल लीजिए, तो गामा डब्ल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, एस आपका 0.35 हो जाएगा, ई 0.4 हो जाएगा और नीचे प्लस 0.4। ठीक है, 1 प्लस ई है ना, तो 0.4, इसको आप कैलकुलेट करिए तो कितना आएगा 3.5 और इंटू 4, 1.4 अपॉन 1.4 यानी 1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपका बढ़ जाएगा यूनिट वेट। ठीक है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपका बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले को सॉल्व करना है आपको, हर क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कभी कभी एक छोटे से क्षेत्र का सर्वेक्षण करते समय, कभी कभी आप एक छोटे से क्षेत्र का सर्वेक्षण करते समय सर्वेक्षण लाइनों की दिशा एक निश्चित संदर्भ रेखा या स्तर पर सुविधाजनक दिशा से के बीच के कोण के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। अपने अनुसार अपनी इच्छा से आप ले रहे हैं, ठीक है, और स्तर पर निश्चित संदर्भ रेखा सुविधाजनक, आप अपनी सुविधा के अनुसार ले रहे हैं, तो उसे कौन सा मेरिडियन कहते हैं? आर्बिटेरी, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक मध्यमान रेखा या आर्बिटेरी मेरिडियन। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है, लिखा है ALN/60, जहां पे Q बराबर होता है, देखिए जो आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है वो उसमें क्या होता है, स्ट्रोक होते हैं, स्ट्रोक लेंथ होता है। ठीक है, उसको L से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और जो है N होता है राउंड, मतलब RPM कह सकते हैं, A आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, तो Q बराबर होता है ALN/60। ये किसके लिए होता है? ये सिंगल स्ट्रोक के लिए होता है, सिंगल स्ट्रोक के लिए। ठीक है, अगर डबल के लिए हो तो 2 से आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप हो जाएगा ये। ठीक है, किसके लिए? सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें कंपास सर्वेक्षण अनुशंसित नहीं है? सड़कों, रेलवे आदि की लंबी सकरी पट्टियों का सर्वेक्षण, चुंबकीय शैल या लय के प्रचुर मात्रा वाले स्थान पर। देखिए दूसरा ही आपका जो है दिया हुआ है। चुंबकीय स्थानों पर आप कंपास सर्वेक्षण क्यों करने जाएंगे भाई? क्योंकि वहां क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पर जो है लोकल अट्रैक्शन आ जाएगा आपके सर्वेक्षण में। ठीक है, तो यानी कोई भी रीडिंग आपकी सही नहीं आएगी, तो दूसरा ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किस तापमान पर ईंट बनाने वाली मिट्टी के 2 महत्वपूर्ण घटक अर्थात एल्यूमिना और रेत एक साथ बंध जाते हैं? देखिए सॉफ्टनिंग ऑफ एल्यूमिना आपने पढ़ा होगा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है आपका। एल्यूमिना जो होती है, मतलब सैंड आपका जो होता है, इसमें दिया एल्यूमिना और सैंड, मतलब सैंड आपका 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती है और एल्यूमिना को आपस में बांध लेती है, और ब्रिक वहीं पे आपका क्या होता है, मतलब जो है ब्रिक वहीं से मजबूती प्रदान करता है। तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा? 1100। ठीक है, 1100 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर द मेन पाइपलाइन runs through the center of the populated area. The submains take off it to both sides which divide into the several branches line. मतलब कह रहा है कि कोई पॉपुलेटेड एरिया, उसके बीच से एक मेन पाइप चली गई, उसमें से कई सारी ब्रांच पाइपें निकाली गई और इन ब्रांच पाइपों को भी कई जगह पे डिवाइड कर दिया गया। तो ये कौन सा सिस्टम होता है बताइए? ये होता है आपका डेड एंड सिस्टम। ठीक है, डेड एंड सिस्टम। रिंग सिस्टम में क्या होता है, जो है चारों तरफ, मतलब आप कह सकते हैं उसके चारों तरफ रेक्टेंगुलर या फिर वर्गाकार या सर्कुलर आप कह सकते हैं, क्षेत्र के चारों तरफ मेन पाइप बिछाई जाती है। ठीक है, वहीं आपका एक होता है रेडियल सिस्टम। ठीक है, रेडियल में क्या किया जाता है कि कई सारे सेंटर पॉइंट बना दिए जाते हैं और इससे जो है क्षेत्र के चारों तरफ भेजा जाता है पानी। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not true about the direct shear test?
डायरेक्ट शियर टेस्ट के जो है अकॉर्डिंग कौन सा नहीं सही है? शियरिंग प्लेन इज वर्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पेसिमेन। देखिए पहला ही आपको मिल गया। आप बताइए, हमने अभी जो पढ़ा रहे थे ट्राइएक्सियल टेस्ट, तो हमने आपको बताया कि जो डायरेक्ट शियर टेस्ट होता है उसमें जो आपका फेल्योर प्लेन होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है, लेकिन कौन सा होता है? कौन सा होता है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। एक बॉक्स आपका ये है, एक बॉक्स आपका ये है, तो ये वाला प्लेन ना शियर प्लेन होता है, और इसने कहा है वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो ये गलत हो गया, पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। As per 80-41-1990 for rapid hardening cement, the setting time of the cement when tested by the Bicart application। देखिए रैपिड हार्डनिंग और क्विक सेटिंग दोनों में बहुत अंतर है। रैपिड हार्डनिंग का सब कुछ किसके तरह होता है? आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, मतलब जो 30 मिनट होता है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम और 10 घंटे आपका होता है फाइनल सेटिंग टाइम। ये रैपिड हार्डनिंग का भी होता है, लेकिन क्विक सेटिंग में ये 5 हो जाता है, 5 मिनट, और ये 30 मिनट हो जाता है। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर स्टर्म, मतलब अगर दो कंसेक्यूटिव कंटूर्स हैं उनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बात करते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं, लेकिन उनकी वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो क्या कहलाता है? कंटूर इंटरवल कहलाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्टिकल सेपरेटर पोर्शन हिंज्ड एट द बेस इफ ऑयल ऑफ यूनिट वेट 9 किलोमीटर पर मीटर क्यूब इज स्टोर्ड to h1 height h1 meter on one side and height of water stored on the other side h2 meter that maintain the separator is vertical position, then the ratio of h1 and h2 will be। ये तो यार गेट की टाइप का है कुछ, ठीक है, गेट की टाइप का है। मतलब कहने का ये है कि एक क्वेश्चन इससे आपको करवा चुके हैं, उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ा रहे थे तो प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज पढ़ा रहे थे, तो उसमें गेट बताए थे। इसमें कह रहा कोई सेपरेटर है, कोई सेपरेटर है, इसके बॉटम पर हिंज लगी हुई है। क्या लगी है? हिंज। ठीक है, हिंज लगा हुआ है। और क्या कह रहा है कि इफ ऑयल ऑफ यूनिट वेट 9 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब इज स्टोर्ड टू अ हाइट h1 मीटर ऑन वन साइड। मान लीजिए कि इस साइड पर आपका h1 हाइट तक, कितने हाइट तक? h1 हाइट तक एक ऑयल भरा हुआ है। ठीक है, ऑयल भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी कितना दी है? 9 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। कितना? 9 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये ऑयल भरा हुआ है। तो इसका अगर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे तो क्या आता है? ये होता है गामा इंटू एच होता है, और जो प्रेशर कार्य करता है ये कितना कार्य करता है? हाफ गामा एच स्क्वायर पर, और कितने दूरी पर? h/3 पर। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। अब क्या कह रहा है? एंड अदर साइड, अगले मतलब इस तरफ जो है डाउन स्ट्रीम साइड आप कह सकते हैं, द हाइट ऑफ वाटर स्टोर्ड, इधर आपका वाटर स्टोर किया गया है h2 हाइट तक। मान लीजिए h2 इससे h1 से कमी है, ज्यादा भी आप बना सकते हैं क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है, तो हम माना कम है। ठीक है, h2 हाइट तक वाटर स्टोर है। वाटर की क्या होती है? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और इसको आप 10 भी ले सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिया है, क्वेश्चन में 10 लिया है, क्योंकि आप ऑप्शन देख लीजिए तो 10 के हिसाब से दिया है, तो आप 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेंगे। अब आपको बताना है तो ये भी आपका वही हो जाएगा। अब आप बताइए, आपको पता है हिंज पर जो मूवमेंट होता है वो 0 होता है, और मूवमेंट जब 0 होगा तभी तो ये वर्टिकल में होगा। अगर इधर का मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा तो ये इधर को चला जाएगा, इधर का मूवमेंट ज्यादा होगा प्लेट इधर को चलाएगा। मतलब अगर इस पॉइंट पर अगर मूवमेंट 0 कर दें, मतलब इधर से लगना, और एक और आप कर सकते हैं सिग्मा fx और सिग्मा fy बराबर 0 कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मूवमेंट को आप 0 करिए क्योंकि हिंज दिया है इसीलिए। ठीक है, तो इधर से लगने वाला क्या हो जाएगा? हाफ इंटू गामा कितना है? 9 है, इंटू h1 स्क्वायर, ठीक है, इंटू h1/3। ठीक है, ये हो गया। माइनस बराबर 0 करके इक्वल कर देते हैं हम सीधा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाफ गामा आपका 10 हो जाएगा, h2 स्क्वायर इंटू h2/3। 3 कट गया, हाफ कट गया। ठीक है, अब क्या बचा? 9h1 क्यूब इक्वल टू 10h2 क्यूब। ठीक है, आपको पूछा है h1/h2। ठीक है, तो h1/h2 का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/9। तो उसको ले जाएंगे तो क्यूब हटेगा तो यहाँ पे क्यूबिक रूट आ जाएगा 10/9 का। ठीक है, तो ये देखिए सेकंड ऑप्शन आपका रूट क्यूबिक रूट 10/क्यूबिक रूट 9। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन 1250 सेंटीमीटर क्यूब सॉइल सैंपल्स, कोई सॉइल सैंपल है जिसका जो है आयतन दिया है 1250 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया हुआ है? आयतन कितना दिया हुआ है? 1250 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरे सॉइल सैंपल का आयतन है। ठीक है, पूरे सॉइल सैंपल का आयतन आपको दिया है
1250 सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, ध्यान रखिएगा। अब दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इन विच वॉल्यूम ऑफ वाइट्स आपको दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और एयर उसमें दिया है 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप हमको बताइए कि अगर वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है 10 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें 3 सेंटीमीटर क्यूब जो है एयर है, तो बचे में क्या होगा, वाटर ही तो होगा। 10 - 3 बराबर 7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वाटर का वॉल्यूम निकाल लिया। अब लिखा डिग्री ऑफ सेचुरेशन ज्ञात करना है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, VW/BV × 100। मतलब कहते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है उसमें कितना परसेंट आपका वाटर है, ये ज्ञात करना है। तो 7 आपका वाटर हो गया, 10 पूरा वॉल्यूम ऑफ × 100 यानी 70% आपका आ जाएगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन अ प्लेट लोड टेस्ट आफ्टर एवरी इंक्रीमेंट इन लोड। देखिए प्लेट लोड टेस्ट आप जब करते हैं, इसमें यही पूछा गया है कि जो टेस्ट करते हैं तो उसमें लोड बढ़ाते हैं किस रेट से बढ़ाते हैं, ठीक है, और कितना मतलब अल्टीमेट का कितना गुना हो जाता है, तब आपके जो है उसको रीडिंग को नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो 0.02 mm पर 0.02 mm पर आर की स्पीड से जो है लोड लगाते हैं, ठीक है, मतलब उसको धंसाते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका 1.5 गुना जब हो जाता है तो आप क्या करते हैं, रीडिंग नोट कर लेते हैं, ठीक है। यही चीज इसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल इज द रेशियो ऑफ। पोरोसिटी आपको पता है n बराबर क्या होता है, BV/V, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक। तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल, ठीक। अगला क्वेश्चन हो गया, ये देखिए एक ट्रैप दिया हुआ है, इसमें बताना है कौन सा ट्रैप है। तो आप मतलब देख के भी बता सकते हैं, देख के ही बता सकते हैं इसको। तो ये पी ट्रैप है, कौन सा है, पी ट्रैप। अगला क्वेश्चन है मानचित्र पर क्या कह रहा है, बाहर की ओर उच्च मानों वाली। मतलब अगर एक ऐसे आपकी कोई कंट्रोल लाइंस है, यहाँ पर 99 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 101 है, तो बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब आपका क्या कह रहा है कि बाहर की ओर उच्च मानों वाले, मतलब ये आपका क्या है, ये अवनमन है, मतलब ये कोई जो है अवतलित क्षेत्र है, मतलब नीचे की ओर धंसा हुआ कोई क्षेत्र है, तो कौन सा हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पीजोमीटर। पीजोमीटर के जो है अबाउट कौन सा इनकरेक्ट है, लिखा है इट कैन बी यूज्ड टू मेजर द पॉजिटिव गेज प्रेशर ऑफ लिक्विड। इस कह रहा है कि जो पॉजिटिव गेज प्रेशर होता है लिक्विड का, उसको ये मेजर करता है। तो बिल्कुल सही बात है। पीजोमीटर लगाते कहाँ है, कोई पाइप लाइन जा रही है, इसमें एक नली लगा देते हैं बस, तो ये गेज प्रेशर ही तो नापता है, वो भी पॉजिटिव, ठीक। लिखा है इट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मैनोमीटर, बिल्कुल सही, सिंपल फॉर्म ही तो है मैनोमीटर का, ये भी सही है। इट कैन बी यूज्ड टू मेजर गैस प्रेशर, बिल्कुल गलत है। गैस प्रेशर यार, गैस तो इसमें से निकल के बाहर चली जाएगी, प्रेशर कैसे आपने निकालोगे, ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है लिखा है द बेन शियर टेस्ट इज यूज्ड फॉर। बेन शियर टेस्ट तो पहली बात तो क्ले के लिए करते हैं, लेकिन कौन सी, स्टिफ क्ले या सॉफ्ट क्ले कह सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लिखा है एक कर्व व्हिच इज कंबाइंड टू रिवर्स कर्व आपको जो है दो रिवर्स कर्व कंबाइंड है, इज प्रोवाइड टू ऑर्डर द अवॉइड इंटरवेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन सच द बेंड ऑफ रिवर और बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। मतलब कोई रास्ते में बिल्डिंग आ जाती है, कुछ भी आ सकता है, तो आप क्या करते हैं, ऐसे करके कर्व को निकाल देते हैं। तो इसको सर्पेंटाइन कर्व भी कहते हैं, डेविएशन कर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें डेविएशन ज्यादा सही होगा, क्योंकि सर्पेंटाइन इसका दूसरा नाम होता है, पहला डेविएशन नहीं होता है। तो दोनों दिया है तो आप पहले डेविएशन को लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एट लीस्ट कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट इन ट्रीटेड वेस्ट वाटर व्हिच डिस्चार्जिंग इनटू द अनदर वाटर बॉडी। बताइए आप, मिनिमम आपका 4 ppm होना ही चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है सैचुरेटेड सॉइल सैंपल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। मतलब जो सैचुरेटेड सॉइल सैंपल होता है, कितने फेज डायग्राम होते हैं इसके, 2 होते हैं, ठीक। टू फेज डायग्राम के द्वारा, मतलब 2 फेज सिस्टम, ठीक। अगला कहते हैं कि इन काइंड ऑफ पासेज टू अलाउ वाटर from upstream to downstream of dam which has flood gates to control the flow। हमने इसको आपको डैम पढ़ाया था, तो मैंने बताया था डैम जो है कि ऊपर से पानी को फ्लो नहीं होने देते हैं, लेकिन अगर आपका जो है डैम के अपस्ट्रीम साइड में हाईएस्ट फ्लड लेवल से अधिक पानी अगर जो है स्टोर हो जाता है, तो उसको डाउनस्ट्रीम में भेजना पड़ता है। तो उसके लिए हम जो है डैम के बगल में एक जो है स्पिलवे बना देते हैं, और उसी स्पिलवे से क्या होता है, पानी डाउनस्ट्रीम साइड में चला जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू टर्जागी थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। टर्जागी थ्योरी जो वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन के लिए है, इनमें से जो है कौन सा नहीं सही है। फ्लो ऑफ वाटर इन द सॉइल वाइड्स इज वन डायमेंशनल, तो ये तो सही है। सॉइल इज नॉन होमोजेनियस, गलत है, सॉइल होमोजेनियस होनी चाहिए,
ठीक है, तो यही आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है इन ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट ऑन सॉइल सैंपल डिटरमाइन द शियर स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेस आर अप्लाइड इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड। देखिए जो ट्राइएक्सियल टेस्ट किया जाता है इसमें 3 स्ट्रेस जो है 3 स्ट्रेस लगाए जाते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाए जाते हैं। उनमें से कोई 2 स्ट्रेस को कांस्टेंट कर दिया जाता है और तीसरा स्ट्रेस तब तक बढ़ाया जाता है जब तक सॉइल आपकी फेल न कर जाए। तो यही स्टेटमेंट इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो वन ऑफ द 3 स्ट्रेसेस आर इंक्रीज टिल द स्पेसिमेन फेल व्हाइल अदर 2 रिमेन कांस्टेंट। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है अ प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज, लिखा है प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल प्लेन होगा यहाँ पे। लिखा है प्रिंसिपल प्लेन इज डिफाइंड एज द प्लेन सब्जेक्टेड आइदर नॉर्मल और शियर स्ट्रेस, प्लेन सब्जेक्टेड ओनली नॉर्मल स्ट्रेस बट नॉट शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो यही सही होगा क्योंकि जो प्रिंसिपल प्लेन होता है उस पे केवल और केवल नॉर्मल स्ट्रेस आता है, शियर स्ट्रेस नहीं आता। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन यूजेस। देखिए ये क्वेश्चन आपका लगभग से लगभग हमें लग रहा है हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्लोरीन का डोज निकालने को पूछ रहा है, ठीक है। और इसमें जो पानी आपका ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो 25,000 मीटर क्यूब पर डे को आप छोड़ दीजिए, पर डे को आप छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। 25,000 मीटर क्यूब पानी को आपको ट्रीटमेंट देना है और आप कितना दे रहे हैं, 9 kg आप मिला रहे हैं क्लोरीन, 9 kg आप क्लोरीन मिला रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए 9 kg आएगा कैसे? 9 kg आप कितना मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन मिला रहे हैं कि 9 kg आपका हो जा रहा है? तो बताइए, मान लीजिए देखिए x मिलीग्राम पर लीटर आप मिलाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर क्यूब दिया है तो लीटर को मीटर क्यूब में अगर आप बदलें यहाँ पे तो x मिलीग्राम अपॉन 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब मिला रहे हैं। अब हमारा आंसर केजी में, इन्होंने कहा 9 kg हम जो है क्लोरीन मिला रहे हैं तो इसको मिलीग्राम को भी तो केजी में बदलना पड़ेगा। तो x इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 10 टू द पावर -3 केजी पर मीटर क्यूब हो गया। इसी में रख दीजिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही जो केजी आएगा, यूनिट सॉल्व करिए, यही केजी जो आएगा वो 9 के बराबर होगा। तो x इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 10 टू द पावर -3 केजी पर मीटर क्यूब इंटू 25,000 मीटर क्यूब इक्वल टू 9 केजी। अब हमको बताइए x हमने लिया है मिलीग्राम पर लीटर में, लेकिन इसको चेंज करके केजी पर मीटर क्यूब में किया है, लेकिन अगर x की वैल्यू आएगी तो किसमें आएगी, मिलीग्राम पर लीटर में ही तो आएगी। और क्योंकि ये सब चीजें तो सॉल्व हो जाएंगी आपकी, ठीक है। केजी से केजी गया, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया। अब आप x कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, 0.36 आएगा शायद, 0.36 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। यही आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछा जा रहा है, तो उसको करना कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ा सा समझना है कि 25 मीटर क्यूब, 25,000 जो मीटर क्यूब आपका पानी है उसमें हम अगर x मिलीग्राम पर लीटर जो है मिला दें क्लोरीन तो कितना क्लोरीन मिलाना पड़ेगा इतने जो है करने के लिए। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 kg वही आ रहा है, सीधा बात। यूनिट भी आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब करेंगे, मीटर क्यूब कट जाएगा, केजी वही आ जाएगा, इतना ही क्लोरीन तो मिलाना है आपको, बस सिंपल सा बात है। अगर आपको यहाँ पे मिलीग्राम पर लीटर दिया होता तो आप केजी निकाल लेते, यहाँ केजी दिया है तो मिलीग्राम पर लीटर निकाल लेंगे आप, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ सीजनिंग ऑफ स्टोन? स्टोन को 6 से 12 महीने लगते हैं आप तो जानते हो। अगला क्वेश्चन है लिखा बर्नौली इक्वेशन, टोटल हेड, प्रेशर हेड, काइनेमेटिक हेड और क्या पोटेंशियल हेड, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तीनों का योग। लिखा है प्रोसेस ऑफ कंपैक्शन ऑफ सॉइल। सॉइल को कंपैक्ट क्यों करते हैं आप, क्यों कंपैक्शन करते हैं? जो उसमें एयर होते हैं, देखिए कंपैक्शन आप एयर वाइड्स को निकालने के लिए, वो एयर वाइड्स को रिमूव करने के लिए करते हैं, और कंसोलिडेशन पोर वाटर प्रेशर को रिमूव करने के लिए करते हैं, ठीक है। वो करते नहीं, वो हो जाता है, आप नहीं कर पाएंगे कंसोलिडेशन, ठीक है, लंबा प्रोसेस है, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्सपल्सन ऑफ एयर वाइड्स ओनली, ठीक। लिखा है एक क्लेयर, देखिए क्वेश्चन क्ले लेयर, सॉरी क्लेयर कह रहे हैं उसको, क्ले लेयर दिया है। ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी जी 2017 की मेंस में आया था, उसका एक पार्ट था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मेंस भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, लेकिन उसको जो डाटा दे दिए जाते हैं वो थोड़ा सा आसान कर दिए जाते हैं, इससे आपके ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं। देखिए इसमें डेल्टा एच आपको याद करना है, और सीसी इंटू एच अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा नॉट, तो ये होता है, ये 10 होता है। अब बताइए हमको सीसी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, एच क्या होता है, थिकनेस ऑफ लेयर, ठीक है, और 1 प्लस ई नॉट होता है इनिशियल जो है वाइड रेशियो, सिग्मा नॉट आपका होता है मतलब इनिशियल स्ट्रेस, डेल्टा सिग्मा कितना स्ट्रेस बढ़ाया गया अपॉन सिग्मा नॉट, ठीक है। तो आप इसमें देखिए एक एक डाटा आपको दिया, बस केवल रखते जाना है, ठीक है। सीसी आपको दिया है कितना 0.5, कंप्रेशन इंडेक्स 0.5 दिया है, एच आपको दिया है, क्ले लेयर आपको कितनी दी होगी 6 मीटर थिक दिया है, 6 लिख दीजिए, प्लस 1 प्लस वाइड रेशियो आप देखिए 1 दिया हुआ है, ठीक है, लॉग बेस 10
सिग्मा नॉट आपको 250 दिया है और कह रहा है कि जो इंक्रीज हो रहा है वो 250 का 20%, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो इससे अच्छा आप क्या करिए 1.2 इंटू 250 कर दीजिए, तो ये दोनों ऊपर की वैल्यू निकाल आई अपॉन 250 कर दीजिए, तो 250 कर दीजिए, लॉग 1.2 की वैल्यू दी है तो डेल्टा एच बराबर कितना हो जाएगा 2 3 0.5 इंटू 6 5 31, मतलब 3 इंटू 0.5 1.5 इंटू लॉग बेस 10 1.2, ठीक है। डेल्टा एच बराबर 1.5 इंटू 1.2 की वैल्यू 0.808 दिया हुआ है, हाँ 0.08 दिया हुआ है, तो 120 0.12 मीटर यानी 12 सेंटीमीटर। सॉल्व हो गया। देखने में लग रहा था बिना कैलकुलेटर के नहीं होगा, लेकिन हो जाता है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर आपका आ गया। अगले क्वेश्चन पे चले, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। Which of the following statement is incorrect about asbestos? ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एस्बेस्टस के अबाउट जो इनकरेक्ट होता है। एस्बेस्टस को ज्ञात कर लीजिए, फायर रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें दिया है इट इज फायर प्रूफ, बिल्कुल सही। पोरस नहीं होता यार, पोरस कैसे होगा, पोरस होगा तो फायर प्रूफ ही नहीं होगा, तो पहला ही गलत दिया है, ठीक है। तो पहला गलत है। अब आप हमको बताइए 50 में आपके कितने नंबर आए। 50 क्वेश्चन, ये हल्के क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन थे। तो आप बताइए 50 में कितने मार्क्स आए आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे लगे ये भी बताइए, और इसको जितना से ज्यादा शेयर कर सकते हैं करिए। आप क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, नंबर आप मतलब जो है टाइम आपका बढ़ता जाएगा, और जो क्वेश्चन हम यहाँ से कराएंगे आप देखिएगा। एसएससी में अगर आपको हूबहू ना मिले तो आप बताइएगा हमको, ठीक है। आपका टेक्निकल इतना मजबूत हो जाएगा इन्हीं क्वेश्चन से। 1 महीने लगातार आप बस करते रहिए, आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और जो चीजें नहीं आती हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसको जो है अलग से, अगर हमको लगा कि इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी टॉपिक से प्रॉब्लम है तो आप बताइए उसको, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप लोग बस थोड़ा सा शेयर करिए, साथ दीजिए, बाकी हम आपके लिए हाजिर हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।